स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय विष्णु जायसवाल में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर जो कि उनका 10 की बुक है उसको जो है लेसन वाइज सीरीज चला रखी है, जिसमें भैया आपको कल की जो लेसन थी उसमें जो हमने शुरू किया था सॉइल के जो सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर होते हैं, एक्टिव फैक्टर और पैसिव फैक्टर के बारे में। तो हम लोगों ने कल जो है इन सब के मालूम जो है बारे में समझा जाना। ठीक है, आज हम बात करेंगे सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, यानी कि मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं किस तरह से होती हैं, किस तरह से मृदा का निर्माण होता है, और जो एक्टिव फैक्टर और पैसिव फैक्टर है वो हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे सॉइल फार्मिंग प्रोसेस के बारे में। और जो लोग भी आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो जा करके पिछली वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सॉइल फार्मिंग प्रोसेस, सॉइल फार्मिंग प्रोसेस कह रहा है भैया कि सिमनसन थे, एक सॉइल साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या कहा कि 1959 के अनुसार मृदा निर्माण की 4 मूल प्रक्रियाएं हैं। कितनी मूल प्रक्रियाएं भैया? 4 मूल प्रक्रियाएं हैं। पहला दिया है आपका एडिशन। एडिशन बात समझिए, एडिशन मतलब ऐड होना, जुड़ना। ठीक है, कह रहा है कि मृदा में जल, कार्बनिक पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक मैटर तथा खनिज पदार्थों का जुड़ना ही आपका एडिशन कहलाता है। एडिशन का मतलब सीधी सी बात है, जुड़ना किसका? जल, कार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थ का जुड़ना ही आपका एडिशन कहलाता है। अगर दिया लॉसेस, लॉसेस माने क्या होता है? हानि होता है। हानि का मतलब मृदा से जल और आपका ऑर्गेनिक मैटर तथा अन्य पदार्थों का नुकसान या ह्रास होना आपका लॉसेस कहलाता है। तीसरा है आपका ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है ट्रांसफर होना। ठीक है, पदार्थों का घोल के रूप में गति, ठीक है, यानी कि लीचिंग तथा किले और ऑर्गेनिक मैटर व हाइड्रस ऑक्साइड का निलंबन के रूप में विस्थापन। जो ट्रांसलोकेशन होते हैं, ट्रांसलोकेशन का मतलब है समझिए कि परिवहन होता है एक तरफ से। ठीक है, बदलते हैं वो पदार्थों को घोल के रूप में गति कर लेते हैं, तो उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। जिसमें आपका जो है जैविक पदार्थ का जो है हाइड्रस ऑक्साइड का निलंबन हो जाता है। इस रूप में जो है आपका ट्रांसलोकेशन होता है। और आगे दिया आपका ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि बदलाव। बदलाव का मतलब होता है कि खनिजों एवं कार्बनिक पदार्थों का रूपांतरण या मेटामॉर्फिक, है ना, और स्पष्ट संस्तरों का निर्माण होना, डिफिनिट लेयर का डिफिनिट लेयर का ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो है आपके सिमनसन के अनुसार, जिन्होंने 1959 में बताया था कि मृदा निर्माण की 4 मूल प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है भैया, एडिशन, लॉसेस, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है भैया कि मृदा निर्माण की मूलभूत प्रक्रियाएं, मृदा निर्माण की मूलभूत प्रक्रियाएं यानी कि फंडामेंटल प्रोसेस, जिसमें आपका पहला दिया है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या है भैया? यह कह रहा है कि ह्यूमस बनने की प्रक्रिया है जो कार्बनिक पदार्थों यानी कि ऑर्गेनिक मैटर के सड़ने गलने से संपन्न होती है। ह्यूमस का मतलब समझिए, ह्यूमस का मतलब है कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर यानी कि फल फूल पत्तियां, ठीक है, तने, ये सबसे जो है आपकी ह्यूमस का कार्य करते हैं, जो कार्बनिक पदार्थों को सड़ने गलने से संपन्न होती हैं। ये आपका ह्यूमिफिकेशन हो गया। और आगे बात करते हैं, आपका एल्यूविएशन है। क्या है? एल्यूविएशन है। एल्यूविएशन क्या कह रहा है? जिसको आप वॉशिंग आउट भी कहते हैं। एल्यूविएशन के बहुत बार क्वेश्चन आता है। एल्यूविएशन क्या है? एल्यूविएशन यानी कि ई से मतलब है, ई का मतलब हो गया आपका वॉशिंग आउट। ठीक है, वॉशिंग आउट। इसमें क्या होता है कि यह प्रक्रिया या इस प्रक्रिया में मृदा की ऊपरी सतह के अवयव घोल या निलंबन के रूप में ऊपरी सतह से निचली सतह में चले जाते हैं, यानी कि क्या हो जाता है, इनका बह जाते हैं। ठीक है, ये बह जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ चला जाते हैं, अर्थात अवयवों का मृदा की ऊपरी सतह से निकलना इल्यूवेशन कहलाता है। यानी कि कह रहा है कि रिमूवल ऑफ सॉयल कंस्टिट्यूटेंट्स फ्रॉम अपर सॉयल लेयर्स, मृदा के ऊपरी सतह से निकलना अवयव यानी पोषक तत्व का, इसको लीचिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं आप इल्यूवेशन को। इल्यूवेशन कहाँ पर होता है? लीचिंग प्रोसेस है। ठीक है, इल्यूवेशन क्या है? एक लीचिंग प्रोसेस है। इल्यूवेशन क्या है? इल्यूवेशन क्या है? लीचिंग प्रक्रिया। लीचिंग प्रक्रिया में क्या होता है? मृदा से ऊपरी पोषक तत्व का निचले पोषक तत्व में जल के साथ बह जाना, ये लीचिंग कहलाता है। लीचिंग को हम वॉशिंग आउट प्रक्रिया या इल्यूविएशन कहते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशेष अंतर, अंतर क्या दिया है? कह रहा है कि इल्यूविएशन एवं लीचिंग में मुख्य अंतर यह है कि लीचिंग में पदार्थ यानी कि जो तत्व होते हैं, ठीक है, सोल्यूशन के रूप में संपूर्ण संस्तर से नीचे चला जाता है। बात वही है, लेकिन क्या होता है इसमें पोषक तत्व लीचिंग प्रक्रिया में बताया नहीं। लीचिंग प्रक्रिया में तत्व जो है सोलम में चले जाते हैं, यानी कि संपूर्ण संस्तर से नीचे चले जाते हैं। ठीक है भैया, ठीक। आगे बढ़ते हैं इल्यूविएशन।
वो क्या था, वो था इल्यूविएशन है, क्या इल्यूविएशन है, बात एक है, कहना भी एक है, लेकिन उसमें जो ई से शुरू होता है, इसमें आई से, वो कौन सी प्रक्रिया थी, वॉशिंग आउट, ये कौन सी है, वॉशिंग इन। ठीक है, कह रहा है कि यह मृदा पदार्थों का निचली सतहों में जमा होने की प्रक्रिया है। क्या होता है, जो पदार्थ होते हैं वो निचली सतह में जमा होते हैं, जैसे कि कह रहा है कि डिपोजिशन ऑफ सॉयल मटेरियल्स इन लोअर लेयर्स, अर्थात इल्यूवेटेड पदार्थों का नीचे जमा होना और स्थिरीकरण क्या कहलाता है, इल्यूवेशन कहलाता है। इल्यूवेशन को क्या कहा जाता है, वॉशिंग इन प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, जो लीचिंग के बाद प्रक्रियाएं होती हैं वो संपूर्ण किसमें होती है, तो वॉशिंग इन प्रक्रिया में होती हैं, और वॉशिंग आउट प्रक्रिया जो है वो इल्यूविएशन में होता है, ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे दिया आपका होराइजोनेशन यानी कि समस्थलीकरण, होराइजोनेशन समस्थलीकरण, ये क्या है, मृदा में सभी संस्तर कौन कौन से होते हैं, ओ ए ई बी सी, ठीक है, लास्ट में आपका आर होता है, तो वैसे ई नहीं माना जाता, लेकिन ये भी जोड़ देते तो ओ ए बी सी आर। ठीक है, इतने जो आपके संस्तर होते हैं, 5 संस्तर बेसिकली होते हैं। तो इसी संस्तरों में कह रहा है कि इस संस्तरों में कह रहा है कि मृदा में सभी संस्तरों का विकास होना होराइजोनेशन कहलाता है। जो संस्तर ओ ए बी सी इनका विकास जब होता है जिसको होराइजन, यानी कि समझ बात करिए कि जो सॉइल जो है आपकी, जो सॉइल आपकी प्रोफाइल होती है, सॉरी जो सॉइल स्ट्रक्चर होता है, उन्हीं में जो है आपके होराइजन का विकसित होना ही आपका होराइजोनेशन कहलाता है। और यह अनुकूल अवस्थाओं में मृदा के विभिन्न संस्तरों को विकसित होने में लगभग 250 वर्ष का समय लगता है, किंतु विपरीत दशाओं में 1000 वर्ष से भी अधिक समय लग सकता है। ये बात भी याद रखना कि जो होराइजन होता है यानी कि ओ ए ई बी सी जो होराइजन है, इसको विकसित होने में लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 250 वर्ष का समय लगता है, लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन नहीं हुआ तो कितना हो सकता है, 1000 वर्ष भी या उससे अधिक भी समय लग सकता है होराइजन का बनने में। ठीक है, होराइजोनेशन का मतलब क्या हुआ, मृदा के सॉइल प्रोफाइल का होराइजन में बदलना ही आपको होराइजोनेशन कहलाता है। आगे बात करते हैं, दूसरा दिया है कि विशिष्ट मृदा निर्माण प्रक्रिया यानी कि स्पेसिफिक पेडोजेनिक प्रोसेस, विशिष्ट मृदा निर्माण प्रक्रियाएं या स्पेसिफिक पेडोजेनिक प्रोसेस। इसमें आपका पहला दिया है आपका जोनल पेडोजेनिक प्रोसेस यानी कि क्षेत्रीय मृदा प्रक्रियाएं। क्षेत्रीय मृदा प्रक्रियाएं में क्या होता है, क्षेत्रीय मृदा प्रक्रियाएं में जिससे आपका पहला दिया है कैल्सिफिकेशन एंड जिप्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन एंड जिप्सिफिकेशन कह रहा है भैया कि कैल्सिफिकेशन दिया है कि कह रहा है कि सॉइल प्रोफाइल में CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का जमा हो जाता है, कि इसमें सॉइल प्रोफाइल में शुष्क तथा अर्ध शुष्क दशाओं में निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं, कैल्सिफिकेशन में कैसी कैसी अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जो कि एरिड और सेमी एरिड दोनों दशाओं में होती हैं। जैसे कह रहा है आपका CO2 प्लस H2 यानी कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड से आपका H2CO3 बनता है। ठीक है, और H2CO3 फिर क्या करता है, प्लस कैल्शियम मिलकर आपके CaSCO3 CaSCO3 को क्या कहते हैं, कैल्शियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं CaSCO3 को। ठीक है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट कहते हैं। तो ये कैल्शियम बाई कार्बोनेट क्या होता है, मिट्टी में सोलूबल होता है। बाद में जब कैल्शियम बाई कार्बोनेट की क्रिया तापमान यानी कि जो है तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया होती तो CaCO3 बनता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि मिट्टी में इनसॉल्युबल होता है, और जल और आपका CO2 बाहर निकलता है। ठीक है, समझिए पहले बात, कैल्सिफिकेशन प्रक्रिया में क्या बनेगा, कैल्शियम बाई कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि मिट्टी में अनसॉल्युबल है, जो लवणीय प्रवृत्ति प्रकट करता है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या लवणीय प्रवृत्ति प्रकट करता है, इसके कारण इस प्रक्रिया कैल्सिफिकेशन होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डीकैल्सिफिकेशन, इसी प्रक्रिया को हटाना, फिर से क्या होता है आपका, फिर से आपका कैल्शियम बाई कार्बोनेट बनना ही आपका क्या कहलाता है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट जब फिर से बन जाए तो डीकैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन में क्या होता था, कैल्सिफिकेशन में आपके क्या बनते थे, कैल्शियम कार्बोनेट बनते थे, लेकिन जब डीकैल्सिफिकेशन हो जाएगा उसमें क्या बनेगा, उसमें दोबारा आपके कैल्शियम बाई कार्बोनेट बन जाएंगे, यानी कि मिट्टी अम्लीय हो जाएगी। ठीक है, ये बात याद रखना। कह रहा है कि जैसे आपका लीचिंग के द्वारा मृदा से CaCO3 का हटना या बाहर निकलना डीकैल्सिफिकेशन कहलाता है। डीकैल्सिफिकेशन, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जब हट जाएगा तो मिट्टी क्या होगी, अम्लीय हो जाएगी। अम्लीय जब हो जाएगी तो क्या होगा प्रोसेस कि CaCO3 प्लस H2 प्लस CO2 की क्रिया पुनः होगी तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, जिससे आपका कैल्शियम बाई कार्बोनेट
जो है सोल्यूबल हो जाएगा, यानी कि मिट्टी में घुलनशील हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को डिकैल्सिफिकेशन कहलाते हैं, यानी कि कैल्शियम का हटना ही आपका, सॉरी कैल्शियम नहीं, CaCO3 का हटना आपका डिकैल्सिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, और उसमें क्या था, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है बनता था, इसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन रहा है, कैल्शियम हट रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया आपका पोर्जुलाइजेशन। पोर्जुलाइजेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, पोर्जुलाइजेशन। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। कह रहा है कि पोर्जुलाइजेशन में संपूर्ण मृदा, जैसे सोलम का निछालन, ब्लीचिंग ऑफ इंटायर सोलम होता है। जो सोलम होती है, निचला मृदा के जो निचली स्तर होती है उसका निछालन, लीचिंग होता है। कैल्शियम के अलावा अन्य क्षार भी मृदा से निकल जाते हैं, जिससे संपूर्ण मृदा अस्पष्ट अम्लीय बन जाती है। पोर्जुलाइजेशन प्रक्रिया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। इसमें क्या होती है, इसमें जो है कैल्शियम के अलावा सभी क्षार जो बेस आपके तत्व होते हैं वो सब क्या होते हैं, मृदा से बाहर निकल जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम पोर्जुलाइजेशन कहलाते हैं, और मिट्टी क्या होती है, अम्लीय हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी प्रक्रिया है। और इसमें बताया जा रहा है कि ए होराइजन से सेस्की ऑक्साइड, यानी कि सेस्की ऑक्साइड कौन कौन से उदाहरण है, फेरम और एल्युमिनियम है, निकल जाने के कारण ए होराइजन रंगहीन या राख जैसा दिखता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, पोर्टजोल। पोर्टजोल क्या है, पोर्टजोल एक रूसी शब्द, पोर्ट जिसका मतलब होता है अंडर, जोल का मतलब असलाई। ठीक है, पोर्ट मतलब होता है अंडर, जोल का मतलब होता है असलाई। ठीक है, कहा जाता है। ए होराइजन से निकले सेस्कू ऑक्साइड बी होराइजन में जमा हो जाते हैं, यानी कि वहाँ से निकले तो यहाँ पर आ गए। ठीक है, जो आपके ए होराइजन से निकलते हैं वो बी में आ जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम पोर्जुलाइजेशन कहते हैं। प्रक्रिया लगातार चलती है, जिसके कारण मिट्टी क्या होती है, अम्लीय हो जाती है। आगे बात करते हैं भैया, एक पूर्ण विकसित, क्या कह रहा है, एक पूर्ण विकसित पोर्जुल प्रोफाइल में बी होराइजन की 3 परतें जो पोर्जुल प्रोफाइल में विकसित होती है, यानी कि कंप्लीट पूर्ण विकसित जो संस्तर होती है बी होराइजन, उसमें कौन कौन सी परतें हैं। पहला कह रहा है कि प्रिसिपिटेशन ह्यूमस। ठीक है, प्रिसिपिटेटिव ह्यूमस का मतलब क्या होगा, ह्यूमस जो है वो बारिश के कारण जो है सड़ गल कर बनता है। और रेडिश ब्राउन लेयर, सेस्की ऑक्साइड जमा के कारण रेडिश ब्राउन लेयर हो जाता है। मूली के कारण, मूली के जैसा भूरा भूरा लेयर हो जाता है ना, रेडिश ब्राउन। रेडी से, सॉरी मूली नहीं यार, हम तो कहाँ जा रहे हैं भाई। और येलो विश होराइजन होता है, जो धीरे धीरे मूल द्रव में मिल जाता है। एक पूर्ण विकसित बी प्रोफाइल की विशेषताएं होती हैं, 3 परतें होती हैं। परतें कौन कौन सी थी, प्रिसिपिटेटिव ह्यूमस होता है, रेडिश ब्राउन लेयर होता है, यानी कि सेस्की ऑक्साइड के जमा के कारण रेडिश ब्राउन लेयर होता है, और येलो विश होराइजन होता है, जो धीरे धीरे मूल द्रव में मिल जाता है। और नोट पे दिया कि पोर्टजोल में उर्वरता कम होती है, और यह मुख्यतः वानिकी एवं चारागाह हेतु प्रयुक्त होती है। वानिकी एवं चारा हेतु प्रयुक्त होने का मतलब क्या होगा, जो ह्यूमस है, ह्यूमस अधिकतर कहाँ मिलते हैं, ह्यूमस सबके अधिकतर मिलते हैं वनों में। तो वनों में हो गया, तो बी होराइजन किस में पाया जाता है, बी होराइजन वनों में अधिकतर पाया जाता है। वैसे हालांकि आप बात करेंगे तो ओ होराइजन जो है वनों के लिए अधिकतर है माना जाता है, लेकिन जो बी होराइजन की बातें हैं वो यही होती हैं कि मुख्यतः वानिकी चारागाह के लिए प्रयुक्त होती है। ठीक है, इसमें जो है बी होराइजन में आप क्या क्या कर सकते हैं, फलों को, सॉरी वृक्षों को लगा सकते हैं, और चारागाह हेतु क्रॉप लगा सकते हैं। ठीक है भैया, ये आपकी एक पूर्ण विकसित बी होराइजन की बातें हो गई। आगे बात करते हैं। आगे आपका लेटराइजेशन। लेटराइजेशन लेटराइजेशन क्या कह रहा है कि यह पोर्जुलाइजेशन की विपरीत प्रक्रिया है। समझिए, उसमें क्या होता था, उसमें जो है हम रेडिश ब्राउन लेयर कलर होता था, और यह क्या है, यह एक पोर्जुलाइजेशन की विपरीत प्रक्रिया, यानी कि जो पोर्जुलाइजेशन है उसकी विपरीत प्रक्रिया है। और लेटर का अर्थ है, लैटन का एक शब्द, लेटर एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ ईंट खपड़ा, वो ह्यूमस बनता है, ईंट खपड़ा बनेगा। ईंट खपड़ा जब मृदा में एक विशेष सीमेंटेड संस्तर सूख कर ईंट की तरह कठोर बनता है, तो इसे लेटराइजेशन कहते हैं। ठीक है, लेटराइजेशन, लेटर एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ ईंट या खपड़ा बनना। जब मृदा के विशेष सीमेंट संस्तर सूख कर ईंट की तरह कठोर बन जाते हैं तो इसको हम लेटराइजेशन कहते हैं। और कह रहा है कि इससे निर्मित प्रायः जो लाल रंग होता नहीं है, लाल रंग की मिट्टी होती है, इससे निर्मित प्रायः लाल रंग की होती है। और जब सेस्क्यू ऑक्साइड की मात्रा कुल द्रव्यमान का 70 से 80% होती है, तो इसे लेटराइट या लेटोसिस या गैसियोल्स कहा जाता है।
क्या कह रहा है, जब सिस्कू ऑक्साइड यानी कि फेरम और एल्यूमिनियम की मात्रा कुल द्रव्यमान के लगभग 70 से 80% होती है तो लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। लेटराइट मिट्टी में क्या पाया जाता है, आपके लाल हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, यानी कि फेरम और एल्यूमिनियम पाए जाते हैं भारी मात्रा में। इसी से जो है आपकी लेटोसोल्स या फिर ऑक्सीसोल का निर्माण होता है, जिसमें आपकी लाल मृदाएं पाई जाती हैं, लेटराइजेशन प्रक्रिया के द्वारा बनती हैं। ठीक है, कह रहा है कि ऊपरी स्तर से सेस्क्यू ऑक्साइड के बदले सिलिका निकल जाता है। ऐसी मृदाओं में लोहे व एल्युमिनियम, मैग्नीज तथा टाइटेनियम ऑक्साइड पाए जाते हैं। इनमें जैविक द्रव्य व पोषक तत्वों की कमी होती है और इसे कह रहा है कि इसे मुर्रम या मुर्मी मृदा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या कम पाया जाता है, तो जैविक द्रव्य पोषक तत्व कमी होती है। लाल मृदा में आप जानते हैं कि जाहिर सी बात है, लाल मृदा है तो रेड होगी। रेड होने का मतलब उसमें क्या होगा, फेरम और एल्युमिनियम पाया जाएगा। फेरम और एल्युमिनियम के कारण उसमें सिलिका की कमी होती है, क्योंकि सिलिका जो है बाहर निकल जाता है। तो ये बातें भी याद रखना है, ठीक है, लेटराइजेशन प्रक्रिया में। और इसके जो ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर आपके लेटोसोल या फिर ऑक्सीसोल के अंतर्गत आपकी लाल मिट्टी आती है। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है अनुकूल दशाएं। कह रहा है कि वर्ष भर लगातार उच्च तापमान तथा प्रति वर्ष 2000 से 2500 मिलीमीटर प्रति वर्षा इसके लिए अनुकूल दशाएं बनाती हैं। और उपयोग करता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, कम तीव्रता वाली चराई, कॉफी, केला, अनानास और नारियल रोपण। जो लाल मिट्टी होती है उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर यानी कि चल खेती अपना सकते हैं, यानी कि निरंतर लगातार किसी क्रॉप उगाया, किसी क्रॉप उगाने के बाद वहाँ की जो है उर्वरता नष्ट होगी, उर्वरता नष्ट होने के बाद उस क्षेत्र को छोड़कर हम चले गए, तो ये प्रक्रिया शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहलाती है। और उसमें कम तीव्रता वाली चारी की कटाई, कम तीव्रता वाली चराई और काफ़ी, केला, अनानास और नारियल जो है लगा सकते हैं इसके लिए। ठीक है, इसमें कौन कौन सी क्रॉप लगा सकते हैं, तो इसमें हम कॉफ़ी, केला, अनानास और नारियल की क्रॉप लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया। आगे दिया है आपका इंट्राजोनल पेडोजेनिक प्रोसेस यानी कि अंतर क्षेत्रीय मृदा प्रक्रियाएं। इसमें क्या क्या दिया है कि कैल्सिफिकेशन, पोडुलाइजेशन एंड लेटराइजेशन जोनल प्रोसेस है। ठीक है, जहां मृदा विकास सामान्य जलवायु एवं वनस्पति पर निर्भर करता है, और जबकि इंट्राजोनल सॉइल में प्रोफाइल के गुण यानी कि पैरेंट मटेरियल या रिलीफ जैसी स्थानीय दशाओं से अधिक प्रभावित होती है। इंट्राजोनल अंतर क्षेत्रीय मृदा प्रक्रियाएं, जिसमें आपका दिया है क्या, जिसमें आपका दिया है कि गिलेलाइजेशन या गिलेलाइजेशन। कह रहा है कि गिले एक क्या है, रूसी शब्द है जिसका अर्थ है नीली, ग्रे या हरी चिकनी मिट्टी होती है। यह जल निकास की कमी या कम जलमग्नता यानी कि वाटर लॉग के कारण होती है। ऐसी मिट्टियाँ हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल कहलाती हैं। ठीक है, ग्लेजलाइजेशन क्या होता है, इसमें जो है अर्थ क्या है, इसका अर्थ है नीली, ग्रे या हरी चिकनी मिट्टी, ग्रे, ठीक है, ग्रे समझ रहे हैं, ग्रे कलर होगी। और इसका जल निकास में कमी होगी, जलमग्नता के कारण होती है और हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल कहलाती है। अनॉक्सी दशा उत्पन्न होने से फेरम अपचयित हो जाता है, रेड्यूस होकर फेरम और एमोनियम के कण का निर्माण करती है। ये क्या करती है, जो आपका आयरन होता है वो रेड्यूस होकर अपचयित होकर फेरस, आयरन और मैग्नीज के कंकड़ का निर्माण करती है। ये गिलेलाइजेशन की प्रक्रिया है। गिलेलाइजेशन में कौन सा कलर होता है, तो ग्रे कलर होता है, ये बात याद रखना। और ये इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें फेरम और मैग्नीज के कंकड़ पाए जाते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सैलिनेशन या सैलिनाइजेशन। कह रहा है कि मृदा में घुलनशील लवणों यानी कि सोल्यूबल साल्ट का जमा होना सैलिनेशन कहलाता है। जो सोल्यूबल साल्ट है, घुलनशील लवण है, उसका एक स्थान पर जमा होना ही सैलिनेशन कहलाता है। कारक क्या है, कारक कह रहा है कि शुष्क, अर्ध शुष्क जलवायु एवं उथलाखारा भूजल इसके कारक हैं, इसके कारण इसका जो है निर्माण होता है। निचली स्थगित यानी कि लोअर टोपोग्राफी, खराब जल निकास, पुरानी झील का तला जो सूख जाने पर सतह पर लवण छोड़ता है, इसके कारण भी सैलिनेशन होता है। सैलाइन मतलब लवण होता है, बात याद रखना। समुद्र तत्वों के साथ जड़ों और जमाव, ये भी एलुवियल डिपोजिट। और लवणीय सिंचाई जल यानी कि सैलाइन एरिगेशन वाटर, ये सब जो है इसी प्रक्रिया से आपका सैलिनेशन मृदा का निर्माण होता है, लवणीय मृदा का निर्माण होता है। आगे दिया है आपका सोलोनाइजेशन या एल्काइलाइजेशन। सोलोनाइजेशन या फिर अल्कलाइजेशन या एल्कलाइजेशन।
कह रहा है कि अधिक विनिमयशील सोडियम आयन का मृदा में जमा होना, जब पीएच 8.5 से अधिक हो तब सोलुनाइजेशन कहलाता है। सोलुनाइजेशन लवणीय, लवणीय क्या होता है? लवणीय, लवणीय मतलब क्या हो गया कि जब कह रहा है कि अधिक विनिमय यानी कि सोडियम का जमा होना कहाँ पर? 8.5 पीएच से अधिक जब जमा हो जाता है तो उसको सोलुनाइजेशन कहते हैं। और सॉयल कोलाइड्स फैल कर नीचे बैठ जाती है, जो सॉयल कोलाइड्स होती है फैल कर कहाँ बैठ जाती है? नीचे नीचे बैठ जाती है, जिससे मृदा की भौतिक दशा खराब हो। जब भाई आप बैठ जाएंगी नीचे, जब स्थिर हो जाएगी तो इसके क्या होगा? इसकी भौतिक दशा फिजिकल जो कंडीशन होती है वो खराब होती है। और कार्बनिक पदार्थ काला यानी कि ऑर्गेनो के लिए आवरण बनाता है, इसलिए इसे ब्लैक एल्कली सॉइल भी कहते हैं। अच्छा, जो ब्लैक एल्कली सॉइल होती है उसमें क्या होता है? उसमें सोडियम जो है मृदा में जमा हो जाता है, यानी कि सोडियम भारी मात्रा में जमा हो जाता है, उसका पीएच 8.5 से अधिक हो जाता है। ये क्या होती है? सॉइल कोलाइड्स क्या होते हैं? नीचे जो है बैठ जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण फिजिकल जो सॉइल की फिजिकल कंडीशन है वो खराब हो जाती है। इसी कारण जो है सोलोनाइजेशन होता है, या ब्लैक एल्कली सॉइल भी कहते हैं। आगे दिया है आपका सोलोडाइजेशन या डी एल्केलाइजेशन। सोलोडाइजेशन या डी एल्केलाइजेशन, इसमें क्या होता है? इसमें निकल जाता है वही मृदा से N+ आयन का बाहर निकलना, डी एल्कलाइजेशन कहलाता है। जैसे आपका 2Na+CaSO4 कैल्शियम सल्फेट से क्रिया हो तो Na2SO4+Ca हो गया, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट जो है आपका निकल जाएगा, अम्लीय हो जाएगी, ठीक है। यही होती है आपकी सोलोडाइजेशन या डी एल्केलाइजेशन प्रक्रिया। इसमें जो है डी एल्केलाइजेशन में सोडियम निकल जाएगा और एल्केलाइजेशन में सोडियम जुड़ जाएगा, याद रखना। आगे बात करते हैं पेडोटर्बेशन। पेडोटर्बेशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। पेडोटर्बेशन यह कह रहा है कि यह मृदा की आपस में मिश्रित मिक्सिंग होने की प्रक्रिया है। यह 3 प्रकार से होती है। इसमें जो है मिक्सचर होते रहते हैं, ठीक है, मिक्सचर होते रहते हैं, इससे जो है सॉइल बनती है। क्या है ये? यह है क्या है? मिक्सिंग होने की प्रक्रिया है, जिसमें भी यह कह रहा है कि पहला है आपका फनल पेडोटर्बेशन। फनल का मतलब क्या हो गया? कल भी आपकी क्लास में बताया था कि जो फनल होते हैं वो जैसे आपके एनिमल से होते हैं, जंतुओं से होते हैं फनल। और जो फ्लोरल होते हैं, फ्लोरल मतलब फूल बताया था, फूल मतलब पत्ती, वनस्पति, वेजिटेटिव सबसे जो आपके फ्लोरल होते हैं। तो फनल कह रहा है कि जीव जंतुओं द्वारा मृदा में उलटफेर कर एवं मिश्रण कर आपको फनल पेडोटर्बेशन होता है, मिलावट होता है, ठीक है। किसके द्वारा? जीव जंतुओं द्वारा मृदा का उलट पलट कर मिलाना ही फनल पेडोटर्बेशन कहलाता है। दूसरा है आपका फ्लोरल पेडोटर्बेशन। फ्लोरल में पेड़ पौधे एवं सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो है आपका मिश्रण होता है मिट्टी का। और आर्जिली पेडोटर्बेशन। आर्जिली पेडोटर्बेशन में क्या होता है? किले के फैलने सिकुड़ने, यानी कि जो किले मृदा होती है, मिट्टी होती है, उसके चर्निंग प्रोसेस किसमें होता है? चर्निंग प्रोसेस किले मिट्टी में होती है, बात याद रखना। चर्निंग सिकुड़ने और फैलने, जिसमें जो है आपकी ब्लैक एल्कली सॉइल आती है, ब्लैक सॉइल आती है, का मिश्रण है। डीप ब्लैक कॉटन सॉइल मध्य भारत में देखी जाती है। इसी प्रक्रिया के कारण वर्टिसोल का गढ़ का नामकरण हुआ था। किसके कारण? आर्जिली पेडोटर्बेशन। आर्जिली का मतलब समझ लीजिएगा कि इसमें जो है चर्निंग प्रोसेस होगा, किसमें? क्ले मिट्टी में। इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण वर्टिसोल आर्डर का नामकरण हुआ, जिसको डीप ब्लैक कॉटन में देखा जाता है। चर्निंग प्रोसेस किसमें देखा जाता है? तो चर्निंग प्रोसेस जो है आपके सिकुड़ने फूलने की प्रक्रिया वो डीप गहरी काली कपासी मिट्टी में देखी जाती है, या कपासी मिट्टी में देखी जाती है। कपासी मिट्टी में कौन सा ऑर्डर होता है? तो कपासी मिट्टी का वर्टिसोल ऑर्डर होता है, ठीक है। पेडोटर्बेशन मोस्ट प्रक्रिया है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। फनल क्या होता है? फनल पेडोटर्बेशन होता है कि जीव जंतुओं के द्वारा मृदा उलटफेर हो जाता है तो उसको फनल कहते हैं। और फ्लोरल जैसे पेड़ पौधों सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो है मिट्टी का उलटफेर हो जाता है तो उसको फ्लोरल कहते हैं। आर्जिली पेडोटर्बेशन तो बता ही दिया। तो ये थी आपकी सॉइल प्रोसेस की प्रक्रियाएं, जिसमें आपके 800 से 1000 वर्ष भी लग सकती हैं, कभी कभी जो है 250 से 300 वर्ष में भी तैयार हो जाती हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी सॉइल प्रोसेस की प्रक्रियाएं, किस तरह से आपकी सॉइल का निर्माण होता है, ठीक है भैया। और जो लोग भी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो जा करके पिछली वीडियो को देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।